इस वक्त हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो भारतीय राजनीति में भीष्म पितामह की तरह जाने जाते हैं। उन्होंने भारत की राजनीति को पिछले 5 दशकों में बहुत करीब से देखा है, उसमें शामिल रहे हैं वो, और अनेक मौक़ों पर उन्होंने राजनीति को लीड भी किया, उसका नेतृत्व भी किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सतपाल मलिक साहब की। सतपाल मलिक साहब मेघालय के गवर्नर हैं। 2 दिन बाद शायद आपका कार्यकाल सर समाप्त हो रहा है। मलिक साहब को आपने इधर बीच अगर आपने न्यूज़ देखी होगी तो आपने देखा होगा कि मलिक साहब मोदी सरकार पर लगातार उन्होंने सवाल उठाए हैं, उन्होंने सवाल किए हैं मोदी सरकार के सामने, और इस वजह से इनकी आलोचना भी हुई है और इस वजह से इनको समर्थन भी मिला है। आलोचक कहते हैं कि मलिक साहब ने राज्यपाल पद की गरिमा को दरकिनार करते हुए, उसका उल्लंघन करते हुए सरकार के खिलाफ बोला है, जो कि नहीं बोलना चाहिए था। इन तमाम मसलों पर हम मलिक साहब से बातचीत करेंगे, उनका पक्ष जानेंगे। सर, बहुत स्वागत है नेशनल हेराल्ड में, नवजीवन में और कौमी आवाज़ में। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि कल 5 तारीख के बाद, परसों आपका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इसके बाद आपकी अगली भूमिका क्या होगी? कुछ नहीं, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं करूंगा जी। मैं किसानों के जहाँ जहाँ संघर्ष होंगे उसमें हिस्सेदारी करूंगा जी। सिर्फ किसानों में रहूंगा, किसानों के मुद्दे पर आप उनके साथ खड़े रहेंगे। सर, लेकिन एक सवाल अक्सर पूछा जाता है और कई लोगों ने, जब मैं यहाँ आ रहा था तो लोगों ने कहा कि ये सवाल ज़रूर पूछना, वो ये है जो चेंज ऑफ हार्ट है, जिसको कहते हैं कि हृदय परिवर्तन, इस सरकार के प्रति वो कौन सा बिंदु था, कौन सा साल था, कब और क्यों हुआ? देखिए, सरकार के प्रति मेरा कोई चेंज ऑफ हार्ट ना कभी था ना आज है जी। मेरा एक्शन के प्रति है, जो किसानों के साथ इन लोगों का व्यवहार रहा उसने मुझे बहुत व्यथित किया। 700 लोग मर गए, कुतिया भी मरती है तो दिल्ली से उसके लिए शोक संदेश जाता है, किसी ने उसका कोई नोटिस नहीं लिया। 4-5 महीने तक तो किसानों के साथ कोई डायलॉग नहीं हुआ, तो मैं उससे बहुत चिंतित था। और ये समझ रहे थे कि किसान बैठे, उनमें एक आदमी 40-40 गांव का चौधरी था जो बैठा था, सड़क पे सो रहा था, खुले में सो रहा था, बारिश में सो रहा था। तो उससे मैं बहुत व्यथित हुआ, चूँकि मैं किसान वर्गों से आता हूँ और चौधरी चरण सिंह के साथ मैंने राजनीति की है, उनसे सीखा है। और उनका ये कहना था कि अपने वर्गों के सवाल पे कभी समझौता मत करो, उसके लिए लड़ो। तो मैं बहुत परेशान होकर प्रधानमंत्री जी से मिलने गया और उनको अपनी भावनाएं बताई। उन्होंने उस वक्त उसको सीरियसली नहीं लिया और बाद में वही बात उन्होंने माफ़ी मांगते हुए किसानों से वो तीनों कानून वापस लिए। अभी थोड़ी बेईमानी किसानों के साथ ये हो रही है कि एमएसपी का इन्होंने कहा था लागू करने का, वो नहीं किया है। किसानों के मुकदमे वापस करने का था, वो नहीं किए हैं। तो ईमानदारी के साथ किसानों से आचरण करें तो मेरा कोई हृदय परिवर्तन नहीं है। अच्छा, लेकिन सर उन्होंने किसान बिल वापस ले लिया, किसानों से माफ़ी भी मांग ली, और जब उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो उन इलाकों में, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बीजेपी को ठीक ठाक जीत भी मिली। हालांकि विपक्षी दलों ने भी, उनकी भी सीटें बढ़ करके आगे बढ़ी, आरएलडी की सीटें ज़्यादा हासिल हुई और समाजवादी पार्टी को भी। तो आप मैंडेट तो जनता ने बीजेपी के पक्ष में दिया और बीजेपी के लोगों का कहना है कि हमने माफ़ी भी मांगी, अब फिर नाराज़गी किस बात की? देखिए, माफ़ी मांगी आपने, ये भी तो कहा था कि हम एमएसपी लागू करेंगे जी। एमएसपी इज द कोर इशू फॉर फार्मर्स। ओके, अगर एमएसपी लागू नहीं होता है तो किसान का शोषण बदस्तूर रहेगा और ये संघर्ष जारी रहेगा। अभी भी धरना ही तो उठा है, संघर्ष तो खत्म नहीं हुआ, वो कभी भी इरप्ट कर सकता है, कभी भी शुरू हो सकता है। इसलिए अगर ये एमएसपी लागू कर देते हैं तो हमको कोई ज़्यादा एतराज़ नहीं, एक आध चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है, सिर्फ धरना उठा है। क्या हम इसको ऐसा संकेत माने कि आने वाले दिनों में फिर से सरकार के खिलाफ किसानों का एक आंदोलन शुरू हो सकता है? कभी भी इरप्शन हो सकता है। अभी आपने देखा वहाँ कुरुक्षेत्र में धरना लगा दिया किसानों ने जी, और अल्टीमेटली उनकी बात मानी गई। क्यों मानते हो? धरने से पहले मान लो। तो आपने कहा कि अगर एक कुतिया भी मरती है तो यहाँ से शोक संदेश जाता है। आप इस सरकार के साथ बहुत नज़दीक से आपने काम किया है, आपने मोदी और अमित शाह जी को भी बहुत नज़दीक से देखा है, एक व्यक्ति के तौर पे, एक राजनेता के तौर पे भी। आपका क्या आकलन है कि क्या एक राजनेता के तौर पे या एक सरकार के मुखिया के तौर पे इनकी संवेदनशीलता में कहीं कोई कमी है अपनी जनता के प्रति? देखिए, अमित शाह डिफरेंट आदमी है जी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी इस वक्त सत्ता का उनको इतना मद है जी कि वो किसी की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो गुजरात में जब थे तो बहुत प्रो फार्मर थे और मैं उनका सपोर्टर था। उन्होंने एमएसपी के पक्ष में प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन अब वो दूसरी दुनिया में चले गए।
मोदी जी को सत्ता का अहंकार हो गया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे मान लीजिए कि जब आप जम्मू और कश्मीर के जब आप राज्यपाल थे, तो आपने वहाँ पे कुछ ऐसे आपने कहा, ऐसा प्रेस में कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट पास करवाने के लिए दबाव बनाया गया और रिश्वत की पेशकश की गई, और वो प्रोजेक्ट इस देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति और बीजेपी की पितृ संगठन आरएसएस से संबंधित लोगों का था। इस पर इस क्या दिल्ली से मेरे पे कोई दबाव नहीं था। मैंने वो दोनों कैंसिल करके और प्रधानमंत्री को रिपोर्ट किया, और मैं उनको 100 में 100 नंबर दूंगा कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस मुद्दे पर, कॉम्प्रोमाइज ऑन करप्शन। तो मतलब इस करप्शन के मुद्दे पर आप सरकार को ये मानते हैं कि उन्होंने अच्छा ठीक ठाक काम किया, अच्छा काम किया? वहाँ ठीक किया, लेकिन गोवा में नहीं किया। गोवा में इन्होंने करप्शन को सपोर्ट किया। कैसे सर, थोड़ा सा आज इस पे प्रकाश? उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसमें व्यक्तिगत बातें आ जाती हैं, वो ठीक नहीं मेरा ख्याल। मैंने जहाँ बताया था यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ हो रहा, तो मुझे ये जरूर कहा, हमने तस्दीक कराई, ये ठीक नहीं है, बल्कि इनको गलत जानकारी दी गई होगी या तो, और इन्होंने उसका कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया। लेकिन गोवा में इन्होंने सरकार भी बना ली और विपक्ष को भी तोड़ दिया। वो तो विपक्ष जब टूटने के लिए खुद तैयार हो तो उसका क्या कर सकते हो आप? आपकी सर छवि, मतलब आप ठीक है राज्यपाल हैं और एक संवैधानिक पद है, इस नाते जो आपके आलोचक हैं वो कह सकते हैं कि राज्यपाल की प्रतिष्ठा इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि आप सरकार की आलोचना करें, लेकिन आपकी छवि एक दिल की बात करने वाले, एक सत्यनिष्ठ और एक राजनेता के रूप में रही है, आज भी है लोगों के दिमाग में। कई लोगों ने मुझे बताया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने, कि आप मोदी जी खुद को फ़कीर कहते हैं, लेकिन आप वास्तव में अगर फ़कीर देखना हो तो आपके जीवन के बारे में मेरे पास कुछ भी नहीं। हाँ, आपके बारे में देखना चाहिए। अभी जाने को घर नहीं था, कहाँ आऊँगा जी। अभी 1 हफ्ता पहले मैंने सोम विहार में एक 2 कमरे का मकान किराए पे लिया जी, और मेरी कोई जाँच करा लें, कुछ भी मेरे पास नहीं। मेरी पैतृक ज़मीन भी बिक चुकी है, और मैंने राजनीति से एक धेला नहीं कमाया। तो मलिक साहब राज्यपाल जो हैं अभी वर्तमान में, वो कार्यकाल समाप्त होने के बाद एक 2 कमरे के फ्लैट में रहना शुरू करेंगे? मैं रहूँगा उसी में, दिल्ली में। अभी मेरे पास गाड़ी भी नहीं है। और इसके बाद फिर आप किसानों के लिए काम करना शुरू करेंगे? किसानों के लिए काम करूँगा, संघर्ष करूँगा। और ये जो कहते हैं लोग के साहब ये संवैधानिक पोस्ट है, बोलना नहीं चाहिए। बाबू राजेंद्र प्रसाद तो राष्ट्रपति थे, शारदा एक्ट पे वो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले थे। तो जहाँ एक ज़्यादा ब्रॉडर इश्यूज हो उस पर बिल्कुल बोलना चाहिए। बिल्कुल। गूंगे राज्यपालों का कोई फायदा नहीं। गूंगे राज्यपालों का कोई फायदा नहीं। लेकिन सर एक इधर बीच खासतौर से इस सरकार के कार्यकाल में पिछले 7-8 सालों में राज्यपाल की भूमिका को लेकर के बहुत ज़्यादा सवाल उठे हैं, और एक तरफ जहां आप हैं, आप जैसे राज्यपाल हैं जो कि सरकार की आलोचना करते हैं, दूसरी तरफ राज्यपाल को कई सारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे वो नवीन पटनायक हो, चाहे वो केरल के पिनराई विजयन हो, इन सारे लोगों ने कहा कि राज्यपाल का उपयोग करके सरकार ऑपरेशन लोटस जिसको आप कहते हैं, वो कई जगह ये लोग ऐसा ऑपरेशन चलाते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या जानकारी नहीं है, मैं इस पर नहीं बोलना चाहता, लेकिन राज्यपाल को दबाव में आके गलत काम नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष में इतनी ज़्यादा फूट, इतना ज़्यादा कमज़ोर, इतना ज़्यादा बेसहारा विपक्ष क्यों है? देखिए, राजनीति जब देश आज़ाद हुआ, तो राजनीति एक तरह से कहिए कि वो थी एक राजनीति, क्या शब्द मैं इस्तेमाल करूं, उस वक्त एक राजनीति में बहुत अच्छाई थी। इसके बाद वो करियर बनी जी, और फिर वो बिजनेस बनी। अब पता नहीं वो क्या क्या बन गई है। अब जो मुझे जानकारियां मिल रही कि महाराष्ट्र में एक एमएलए को इतना दिया गया, जो राजस्थान में एमएलए तोड़े गए थे उनको इतना दिया गया, और वो कन्फर्म्ड है मेरे पास कुछ जानकारियां जी। तो ये जो रुपए का रोल है, हमारे ज़माने में तो मैंने 60 लड़कों को टिकट दिलाए होंगे, किराया भी मैं देता था, जाओ पर्चा दाखिल करो जी। अब तो टिकट बिक रहे हैं। क्या क्या हो रहा है आप अंदाज नहीं कर सकते। बहुत गिरावट आई है, राजनीति के स्तर में गिरावट आई है। सर और भी जैसे विपक्ष के बारे में जब आप बात करते हैं, तो अभी राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा से आपको कितनी उम्मीदें हैं? आपको नहीं, उससे कोई कमाल नहीं होने वाला, लेकिन वो एक अच्छा काम कर रहे हैं जो औरों को भी करना चाहिए। जो लोग अपने आराम में बैठे हुए हैं उनको भी निकलना चाहिए जनता के बीच में, उनके
जाने से लोग तो खड़े हो रहे हैं उनकी यात्रा में, कभी कभी तो 1 लाख लोग हो जाते हैं, तो उससे राजनीति के प्रति लोगों का एटीट्यूड बदलेगा। तो मैं उनके काम की सराहना करता हूँ। और सर ये जो पूरा 8 साल रहा इस एनडीए सरकार के, पहला कार्यकाल और फिर दूसरा कार्यकाल 19 के बाद, इस पूरे कार्यकाल में खासतौर से कुछ चीज़ें एक प्रवृत्ति के तौर पे दिखेंगे, कुछ ट्रेंड बहुत उभर के सामने है, जिसमें से एक है कि अल्पसंख्यकों के प्रति एक कहना चाहिए कि इलॉजिकल वायलेंस, जिसका कोई तर्क नहीं है, हालांकि वायलेंस का कोई तर्क नहीं हो सकता, लेकिन एक हिंसा, घृणा और एक बेवजह की नफरत, जिसको कि लोग हिंदुत्व के उभार के रूप में रेखांकित करते हैं। आप इस कार्यकाल को, इस पूरे समय की अवधि को आप कैसे अंडरलाइन करेंगे? हिंदू मुस्लिम करना कुछ लोगों को बेनिफिट करता है, इसलिए वो बाकी इश्यूज एक तरफ हो जाते हैं। आज इशू है बेरोजगारी का, महंगाई का, करप्शन का, ये इशू एक तरफ हो जाते हैं जब हिंदू मुस्लिम होता है। तो आप हिंदू हो जाते हो, मैं मुसलमान हो जाता हूँ, और हम बाकी इश्यूज को दरकिनार कर देते हैं। तो कुछ लोगों को ये सूट करता है, इसलिए वो इनको फैलाते हैं चुनाव के वक्त। तो इस प्रवृत्ति में, इन मुद्दों में इनको कुछ आपको कोई ऐसा उम्मीद दिखती है कि आने वाले समय में कम होंगे या ऐसे बढ़ते रहेंगे, या स्थिति बनी रहेगी? मैं बहुत आई एम फ्राइटेंड कि ये बहुत खराब हो रहा है। अच्छा, आने वाले वक्त। और आप, मेरी बहुत नौजवानों से बात होती है जो अभी अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ के आए हैं। दे डोंट हैव फेथ इन दिस कंट्री। उनको ये रहता है कि पता नहीं कब दंगे हो जाएं, कब क्या इरप्शन हो जाए, कब क्या हो जाए। तो ये नफरत का माहौल बंद होना चाहिए। लेकिन उसके लिए अभी कोई आपको ऐसी कोई फोर्स दिखती है समाज में जो उसको कंटेन कर सके? नहीं, कुछ नहीं, कोई सब जबानी जमा खर्च है, कोई अटेम्प्ट नहीं कर रहा। और पॉलिटिकल पार्टियां भी जो उनका रोल है वो नहीं कर रही ठीक से। पॉलिटिकल पार्टियां रोल नहीं कर रही ठीक से। अच्छा, इधर बीच विपक्षी दलों की एकता को लेकर के कई प्रयास हुए। एक शुरुआत हुई वहाँ से, बिहार से नीतीश कुमार जी ने शुरू किया, उधर दक्षिण से भी कुछ शुरुआत हुई, केसीआर ने शुरू किया, उधर शरद पवार भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। इन तीनों सिरों के बीच में कोई सामंजस्य बनने की संभावना देखते हैं? देखिए, शरद पवार जी में वो कैपेबिलिटी है कि वो सबको इकट्ठा कर सकते हैं, और अगर सब इकट्ठा हो जाएंगे तो मैं श्योर हूँ कि दिल्ली में बदलाव हो जाएगा। अगर सारे विपक्षी इकट्ठा हो जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बदलाव फिर नहीं होगा, 100% ही बदलाव हो जाएगा। लेकिन सर एक अड़चन और आती है कि जो कांग्रेस से अलग हुए दल हैं, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे शरद पवार हो या बाकी लोग हों, वो माइनस कांग्रेस एक विपक्षी दल। माइनस कांग्रेस नहीं, कांग्रेस इज ए रियलिटी, उसको भी रखना चाहिए। इसमें कोई परहेज नहीं करना चाहिए, सबको रखो और सबको मिला के लड़ो। माइनस कांग्रेस आप किसी विपक्ष की कोई भूमिका संभव नहीं? मुझे नहीं लगता वो कामयाब होगा। भूमिका तो है पर कामयाब नहीं होगा। कांग्रेस बहुत जगहों पे है। अच्छा सर, एक मतलब कंक्लूजन की तरफ हम जा रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप आज के जो दौर है भारत का, आज का जो भारत का जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य है, इस परिदृश्य में आप मतलब किस प्रकार की राजनीति की कहना चाहिए? जैसा आपने कहा कि हम किसानों के लिए संघर्ष करेंगे, किसानों के लिए काम करेंगे, तो ऐसे राजनीति के कौन से वो कोने कतरे हैं जहां से एक नई किस्म की संभावना पैदा हो सकती है? देखिए, किसानों से हो सकती है, नौजवानों की हो सकती है, बेरोजगारों को संगठित करना चाहिए, और जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उसे संगठित करना चाहिए। वो तो 2 किलो अनाज पे बेचारे को खरीदने की बात होती है। तो इन सबों में जागृति पैदा करके संगठित करना चाहिए, कास्टिज्म को कम करना चाहिए या ख़त्म करना चाहिए, तब देश बदलेगा। अच्छा, आप समाजवादी राजनीति से आपने अपना शुरू किया राजनीतिक जीवन, और आप दिग्गज समाजवादी नेताओं में आपकी गिनती होती है। आज समाजवादी नेताओं में बहुत कम बचे हैं। मुलायम जी, उनकी तबीयत भी बहुत ठीक नहीं है, लालू जी की भी तबीयत बहुत ठीक नहीं है, नीतीश जी भी अब अवसान की तरफ, ऐसा लोग मानते हैं कई बार। तो आपको समाजवादी राजनीति की क्या भविष्य दिखता है भारत में? नहीं, देखिए, विचार का तो कभी भविष्य खत्म नहीं होता है जी। समाजवादी विचार तो रहेगा, उसे कोई ना कोई पकड़ के चलेगा उसकी डोर को, और वही भविष्य है। क्योंकि इस देश में कोई दक्षिणपंथी राजनीति का ज़्यादा भविष्य नहीं है। वो कम्युनलिज्म करके कुछ दिनों के लिए पावर में आ जाएंगे, लेकिन वो जनता के दिलों में नहीं पहुंचेंगे।